हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जीआरएफ लॉ जून 2025 के लिए मॉक टेस्ट 4 करेंगे। जिन्होंने अभी तक बाकी के 3 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो जाके यूजीसी नेट जीआरएफ की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के सेशन में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट जीआरएफ। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि आपको जून 2025 वाला नेट क्रैक करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन या फिर आप खुद डे बाय डे कितना इम्प्रूव हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एम्फेसाइजेज द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ लॉ? न्याय शास्त्र का कौन सा विद्यालय कानून के उद्देश्य और उपयोगिता पर बल देता है? ऑप्शंस देखेंगे, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल या फिर नेचुरल लॉ स्कूल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, या फिर हम एनालिटिकल स्कूल को और क्या बोलते हैं? पॉजिटिविस्ट स्कूल। ठीक है, अब बताइए कि एनालिटिकल स्कूल से कौन से ज्यूरिस्ट बिलोंग करते हैं? जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हंस कैल्सन। ठीक है, ये तो है इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ वोगजाइस्ट वॉज गिवन बाय। वोगजाइस्ट की अवधारणा किसने दी थी? ऑस्टिन, रॉस्कोपाउंड, सेविग्नी या फिर कैल्सन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेविग्नी ने। ठीक है, वोगजाइस्ट कंसेप्ट में क्या है, जो वोक्स है वो स्टैंड्स फॉर पीपल। ठीक है, और जो इसमें जाइस्ट है, ठीक है, वो स्टैंड्स फॉर स्पिरिट, माइंड और विल। ठीक है, तो वोगजाइस्ट का मतलब हो जाता है स्पिरिट ऑफ पीपल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नेशनल स्पिरिट। और क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे हमारा? सेविग्नी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, हु propounded द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस? न्याय शास्त्र में हितों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इयरिंग, बेंथम, पाउंड या फिर ड्यूकेट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इयरिंग। ठीक है, इयरिंग जो है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? सोशियोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, और इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है? स्पिरिट ऑफ द लॉ। ठीक है, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस और रेडी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्टिस मीन्स गिविंग टू ईच हिज ड्यू इज अ डेफिनेशन बाय। न्याय का अर्थ है प्रत्येक को उसका उचित देना। ठीक है, प्रत्येक को उसका हक देना। ये परिभाषा किसकी है? प्लेटो, सिसरो, अल्पाइन या फिर ऑस्टिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो की रचना क्या है? क्या रचना है? कौन सी रचना दी है इन्होंने? द रिपब्लिक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द रिपब्लिक रचना किसकी है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो कौन से स्कूल से हैं? फिलोसफिकल स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन, प्राकृतिक विधि आधारित है। ऑप्शंस देखेंगे, ह्यूमन कन्वीनियंस, कस्टम, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड रीजन या फिर जुडिशियल डिसीजन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक न्यायशास्त्र विद्यालय से संबंधित है? ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट, सेविग्नी या फिर सैलमन? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी को क्या कहा जाता है? फाउंडर भी कहा जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, और कौन कौन है हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, सर
हेनरी मैने और जॉर्ज फ्रेडरिक पुख्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हु डिफाइंड लॉ एज द डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड? किसने कानून को अवमनोवैज्ञानिक आदेश के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शंस देख लेंगे, कैल्सन, जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट या फिर जेरेमी बेंथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, कैल्सन। ठीक है, कैल्सन जो हैं, ठीक है, इन्होंने दी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, और ये ऑल्सो नोन फॉर वियना स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी सीज लॉ एज अ मीन्स टू अचीव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर? कौन सा सिद्धांत कानून को सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक आनंद प्राप्त करने का साधन माना जाता है? एनालिटिकल थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी या फिर सोशलॉजिकल थ्योरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यूटिलिटेरियन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट एडवोकेटेड दैट लॉ शुड कन्फर्म टू द मॉरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने कहा कि कानून को समाज के नैतिक क्रम के अनुरूप होना चाहिए? जॉन ऑस्टिन, रॉस्को पाउंड, सेंट थॉमस एक्विनस या फिर एच.एल.ए. हार्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट थॉमस एक्विनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who said law is the embodiment of the moral sentiment of the people? कानून लोगों की नैतिक भावना की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? ऑप्शंस देखेंगे, रॉस्को पाउंड, विलियम ब्लैकस्टोन, सेविग्नी या फिर ऑस्टिन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विलियम ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये जो भारत संविधान की जो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट थर्ड के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, और कहाँ दी है? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में 3 सूचियाँ हैं, 3 लिस्ट हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, विवाह और तलाक, आपराधिक कानून और वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में? 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या फिर 52nd अमेंडमेंट? ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, मनी बिल हमें कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 101 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रियम्बल लोकेटेड? संविधान की प्रस्तावना भारत के किस भाग में स्थित है? पार्ट 1, पार्ट 2, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के एकदम शुरुआत में प्रियम्बल दी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेरुबरी केस, ठीक है, जो कि आया था 1960 में। इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नया केस आया केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये कब आया था? 1973 में। इसमें बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार
अमेंड किया है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से वर्ड ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है? 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 8th शेड्यूल। टोटल कितनी लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में? 22, ठीक है। पहले कितनी थी? 14 लैंग्वेज लिस्ट की थी, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम और भी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ठीक है। जैसे कि सिंधी ऐड की गई 1967 में, ठीक है। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई 1992 में, ठीक है। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ऐड की गई 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि की एक मुख्य विशेषता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, रूल ऑफ लॉ या फिर सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किससे सम्मिलित करता है? किसे सम्मिलित करता है? रूल अगेंस्ट बायस, राइट टू अपील, राइट टू लीगल एड या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, रूल अगेंस्ट बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट अथॉरिटीज मस्ट एक्ट फेयरली एंड नॉट आर्बिट्रेरली? कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑडियो ऑल्टरम पार्टम मीन्स, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम का क्या अर्थ है? लेट द सुपीरियर डिसाइड, हियर द अदर साइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड या फिर रूल ऑफ लॉ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हियर द अदर साइड, ठीक है। ये एक लीगल मैक्सिम है, इसकी डिटेल्ड वीडियो लीगल मैक्सिम की प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं विद इलस्ट्रेशन एंड केस लॉस, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैंने बहुत सारे लीगल मैक्सिम वहाँ पे कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मीन्स, अल्ट्रा वायरस सिद्धांत का अर्थ है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, विद इन द पावर्स, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या फिर एक्शन इन गुड फेथ? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चंस आ गए हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य स्रोत क्या है? डिसीजंस एंड डोमेस्टिक कोर्ट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, एकेडमिक राइटिंग्स या फिर म्यूनिसिपल लॉ? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ मीन्स, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों की मान्यता का अर्थ है एक्सेप्टिंग अ स्टेट्स करेंसी, एक्नॉलेजिंग द लीगल स्टेट ऑफ अ स्टेट, साइनिंग अ ट्रीटी विद द स्टेट या फिर ज्वाइनिंग द यूएन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, एक्नॉलेजिंग द लीगल स्टेट ऑफ अ लीगल स्टेटस ऑफ अ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किस संगठन की है? यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ द सी इज गवर्न बाय विच ट्रीटी? समुद्र का विधि किस संधि द्वारा नियंत्रित होता है? जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, UNCLOS या फिर नाटो चार्टर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड
नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा सेंट सर्वेंट मीन्स पैक्टा सेंट सर्वेंट सिद्धांत का अर्थ है ट्रीटीज आर नॉट बाइंडिंग, ट्रीटीज मस्ट बी ऑनर्ड इन गुड फेथ, ट्रीटीज कैन बी चेंज्ड यूनिलेटरली, treaties are applicable only to UN members। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, treaties must be honored in good faith। ठीक है, अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर ये आपसे पूछा जाए पैक्टा सेंट सर्वेंट ये वाला प्रिंसिपल, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे एग्रीमेंट्स मस्ट बी कैप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग या फिर पेरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिनेवा कन्वेंशंस प्राइमरीली डील्स विद, जिनेवा कन्वेंशन जिनेवा सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉज ऑफ ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेगुलेशन ऑफ साइबर वॉरफेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि का सिद्धांत नहीं है? डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनेटली, नॉन रिफॉल्वमेंट या फिर मिलिट्री नेसेसिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, एक ये नेगेटिव क्वेश्चन है। नॉन रिफॉल्वमेंट जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूजी लॉ है। ठीक है, नॉट द IHL। और डिस्टिंक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी और मिलिट्री नेसेसिटी जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड क्रॉस एम्बलम इज प्रोटेक्टेड अंडर, रेड क्रॉस चिन्ह को किसके अंतर्गत संरक्षित किया गया है? ये आपको पता है, एक रेड क्रॉस ये साइन होता है, एक इसको किसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड किया गया है? ऑप्शंस देखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेग कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन या फिर UN चार्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 का सेक्शन 12 प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस यूज़ करने के लिए एंड अदर एलाइड एम्बलम फॉर एनी पर्पज़। ठीक है, whatsoever without approval of the government of India। ठीक है, रेड क्रॉस का यूज़ करने के लिए मना करता है सेक्शन 12 विदाउट द परमिशन और विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेक्शन 13 बात करता है पेनल्टी की, कि उस व्यक्ति को पेनल्टी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इस एम्बलम का यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी मॉनिटर्स कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के अनुपालन की निगरानी कौन करता है? UN जनरल असेंबली, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे IPC क्वेश्चन आ गए हैं। विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, IPC की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? सेक्शन 120, सेक्शन 120A, सेक्शन 121 या फिर सेक्शन 124A। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 120A। ठीक है, अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो कहाँ दिया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? सेक्शन 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC, चोरी को IPC की किस धारे में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 378, सेक्शन 379, सेक्शन 390 या फिर सेक्शन 375। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 378। अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो वहाँ चोरी कौन सी धारा में परिभाषित है? सेक्शन 303 में।
ठीक है। जब भी हम आईपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ में भारतीय न्याय संहिता को भी देखते जाएंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन होता जाए। और जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, जितनी बार हम चीज़ें रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो वो हमें याद ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। What is the punishment for voluntary causing grievous hurt under section 325 IPC? आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year प्लस फाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन। ठीक है, पनिशमेंट्स अच्छे से याद करनी है। अगर हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, तो ये सेक्शन हमें दिया है 117 में। ठीक है, 117(1) में तो हमें डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज़ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में 3 अलग अलग कंडीशन की हमें पनिशमेंट दी है, जो कि आपको बीएनएस की बुक खोल के अच्छे से डिटेल में याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेलेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी? निम्नलिखित में से कौन आईपीसी के अंतर्गत जमानती अपराध है? ठीक है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग हर्ट या फिर डाउरी डेथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, कॉजिंग हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सेक्शन 304B आईपीसी डील्स विद, आईपीसी की धारा 304B किससे संबंधित है? अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी डेथ, रेप या फिर किडनैपिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, डाउरी डेथ। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में डाउरी डेथ कहाँ दिया है? सेक्शन 80 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस इज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस प्रोवाइडेड? बीएनएस की किस धारा में दंड की छूट का प्रावधान है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेक्शन 5। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 5 में। ठीक है, अब सेक्शन 5 अलाउ करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है, कि जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये किसके हाथ में है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है पनिशमेंट को, ठीक है, छोटा कर सकती है विदाउट द ऑफेंडर्स कंसेंट। ठीक है, ऑफेंडर की कंसेंट के बिना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474। अब बात करें अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ अगर डेथ पेनल्टी है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकती है। ठीक है, और ऐसे ऑफेंस जो कि रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू यूनियन jurisdiction। ठीक है, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। दूसरा हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ सोशल सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विथ फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ सेंटेंस? बीएनएस की कौन सी धारा दंड की अवधि के अंश से संबंधित है? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 6। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं की है पनिशमेंट, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है टर्म पनिशमेंट का, तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट इक्विवेलेंट हो जाएगी 20 years के। ठीक है, ये हमें दिया है सेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? बीएनएस की किस धारा में दोषपूर्ण हत्याकांड का प्रयास परिभाषित किया है? सेक्शन 108, सेक्शन 109, सेक्शन 110 या फिर सेक्शन 111। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेक्शन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द बीएनएस विच सेक्शन पैनलाइजेस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन अ पब्लिक सर्वेंट? बीएनएस की किस धारा में किसी सरकारी अधिकारी को बाध्य या प्रतिबंधित करने के लिए आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाया गया है? सेक्शन 224, सेक्शन 225, सेक्शन 226 या फिर सेक्शन 227। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेक्शन 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इन द भारतीय न्याय संहिता थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? बीएनएस में चोरी की परिभाषा किस धारा में दी है? सेक्शन 301, सेक्शन 302, सेक्शन 303 और सेक्शन 304। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेक्शन 303। ठीक है, जबकि आईपीसी में हमें कहाँ दिया गया था? सेक्शन 378 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते जाइए, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता अभी आया है। ठीक है, अभी इतने अच्छे से हमें याद नहीं है नए नए सेक्शंस, तो साथ में हमेशा रिवाइज़ करिए कि कौन सा सेक्शन कहाँ दिया था आईपीसी में और कौन सा सेक्शन कहाँ दिया है बीएनएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉर्ट इम्पोजेस लाइबिलिटी विदाउट द नीड टू प्रूव नेग्लिजेंस? कौन सा अपराध लापरवाही साबित किए बिना ही उत्तरदायित्व थोपता है? नेग्लिजेंस, डेफोमेशन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या फिर न्यूसेंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कठोर दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन टॉर्ट लॉ रेफर्स टू? टॉर्ट कानून में क्षति की दूरस्था से क्या तात्पर्य है? डैमेज कॉज्ड बाय डेलिबरेट एक्ट, डैमेज दैट इज टू रिमोट टू बी रिकवरेबल, डैमेज टू प्रॉपर्टी या फिर डैमेज टू रेपुटेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डैमेज दैट इज टू रिमोट टू बी रिकवरेबल, बहुत दूरस्थ नुकसान जिसे वसूलना कठिन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉर्ट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स रेपुटेशन? कौन सा अपराध व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है? ट्रेसपास टू लैंड, डेफोमेशन, असॉल्ट या फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेफोमेशन, मान हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विकेरियस लाइबिलिटी द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर? विकेरियस दायित्व में, ठीक है, प्रत्यक्ष दायित्व में नियोक्ता किसके लिए उत्तरदायी होता है? हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट, acts of independent contractors, act of his employees committed in course of employment या फिर acts of strangers on his property? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, acts of his employees committed in course of employment। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। Under the Consumer Protection Act 2019, the District Commission can entertain complaints where the value of goods or services including damages does not exceed। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जहां माल या सेवाओं मुआवजा सहित का मूल्य अधिकतम कितना होगा? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 50 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Under the Consumer Protection Act 2019, the State Commission's pecuniary jurisdiction is for complaints where the value of goods or services including damages is more than the District Commission's limit but does not exceed। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य आयोग की मौद्रिक क्षेत्राधिकार सीमा उन शिकायतों के लिए है जहां माल या सेवाओं मुआवजे सहित का मूल्य जिला आयोग की सीमा से अधिक, लेकिन अधिकतम कितना होगा? 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2 करोड़। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब 2019 में ये एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तब हम बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था, ठीक है, तब उसको कितनी तक की शिकायत सुनने का अधिकार था एक तरीके से? तो वो था अप टू ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक का मामला वो सुन सकता था। बात करें हम स्टेट कमीशन की, तो वो मोर देन 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ तक की सुन सकता था, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की। फिर बात करें हम अगर नेशनल कमीशन की, तो वो सुन सकता था अबव 10 करोड़ का मामला। ठीक है, उसके बाद 30 दिसंबर 2021 में हुआ अमेंडमेंट। ठीक है, फिर क्या आया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो सुन सकता है अप टू ₹50 लाख। ठीक है, 50 लाख तक की शिकायत सुन सकता है। उसके बाद स्टेट कमीशन क्या कर सकता है? मोर देन 50 lakhs टू अप टू 2 करोड़। ठीक है, 50 लाख से 2 करोड़ तक की शिकायत सुन सकता है। और नेशनल कमीशन जो है अबव ₹2 करोड़।
ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी शिकायतें होंगी उसको सुनने का अधिकार है नेशनल कमीशन को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट ऑन डिमांड बाय अ पुलिस ऑफिसर प्रोड्यूस। वाहन चला रहे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कौन सा दस्तावेज पेश करना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस ओनली, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओनली, बोथ ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव टू द नियरेस्ट गैरेज एनी मोटर व्हीकल दैट। कौन सा वाहन पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है या नज़दीकी गैराज में ले जा सकता है? इज़ पार्क्ड इन नो पार्किंग जोन, इज़ यूज्ड विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स, या फिर इज़ ओल्डर देन 15 ईयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स। अधिनियम या नियमों के विपरीत उपयोग किया गया वाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की कौन सी धारा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते पर रोक लगाती है? ऑप्शंस देख लेंगे, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 18। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेक्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 विच सेक्शन डील्स विद रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत कौन सी धारा संयोजनों, मर्जर एवं अधिग्रहण के नियंत्रण से संबंधित है? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेक्शन 6। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड ओनली व्हेन इट इज़ मेड बाय। कोई अनुबंध तभी वैध होता है जब वह किसके द्वारा किया गया हो? एनी पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन, माइनस या फिर इलिटरेट पर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की कौन सी धारा अनुबंध को परिभाषित करती है? सेक्शन 2H, सेक्शन 2E, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 11। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेक्शन 2H। ठीक है, सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a minus agreement is किसी नाबालिग का अनुबंध होता है, voidable, valid, illegal या फिर void ab initio। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे void ab initio। ठीक है, शुरुआत से ही void होता है माइनर का एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2E, सेक्शन 2D, सेक्शन 2H या फिर सेक्शन 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 2H में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गुड्स आर डिफाइंड अंडर। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत वस्तुएं किस धारा में परिभाषित की गई हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 या फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। निम्नलिखित में से कौन सी बिक्री अनुबंध में निहित शर्त है? रीजनेबल प्राइस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस या फिर ऑक्शन सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ठीक है, गुणवत्ता या उपयुक्तता की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निम्नलिखित में से कौन NI एक्ट के तहत परिवहन योग्य लिखत, सॉरी यहाँ पे ना गलत हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में, पराक्रम्य लिखत अधिनियम नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट, चेक, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चेक इज मार्क्ड एज अकाउंट पेई इज। खाते धारक को भुगतान लिखा चेक होता है
बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक या फिर ब्लैंक चेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉस्ड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक हैं? 1, 2, 3, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों को कौन सा दस्तावेज परिभाषित करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहाँ दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट अ को पार्सनर बाय बर्थ इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म से निम्नलिखित में से कौन सह परिवार सदस्य नहीं है? सन, डॉटर, वाइफ या फिर ग्रैंडसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, वाइफ। ठीक है, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द एज लिमिट फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत बच्चे को गोद लेने की अधिकतम आयु है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the natural guardian of a Hindu minor girl as per Hindu Minority and Guardianship Act 1956? हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम 1956 के अनुसार एक हिंदू नाबालिग लड़की का प्राकृतिक अभिभावक कौन होता है? मदर, एल्डर ब्रदर, फादर या फिर अंकल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, फादर, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ डॉटर इज अ को पार्सनर इन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अमेंडमेंट। पुत्री किस संशोधन के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सह परिवार सदस्य बनती है? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 या फिर नो अमेंडमेंट, इट इज़ बाय कस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद वॉइड मैरिजेस। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कौन सी धारा अमान्य विवाहों से संबंधित है? सेक्शन 12, सेक्शन 9, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 13। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी कानून के अनुसार एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए न्यूनतम कितने गवाह आवश्यक हैं? 1, 2 मेल विटनेसेस, 4 विटनेसेस या फिर नो विटनेसेस नीडेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 2 मेल विटनेसेस। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए एटलीस्ट 2 मेल विटनेसेस तो चाहिए ही हैं। ठीक है, अगर 2 मेल विटनेसेस ना हो तो 1 मेल विटनेस, ठीक है, और 2 फीमेल विटनेस। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मुस्लिम हस्बैंड कैन प्रोनाउंस डाइवोर्स बाय अंडर सुन्नी लॉ। एक मुस्लिम पति तलाक किस प्रकार दे सकता है सुन्नी कानून के तहत? ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग, तलाक गिवन वंस पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, तलाक ओनली थ्रू कोर्ट और फिर तलाक बाय और तलाक वाया आर्बिट्रेशन ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग। ठीक है, एक बैठक में 3 तलाक। ठीक है, लेकिन अब आपको पता होगा कि ये जो ट्रिपल तलाक है, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ठीक है, असंवैधानिक हो गया है। कौन से केस से? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून के तहत वैध तलाक का रूप नहीं है? ट्रिपल तलाक इन 1 सिटिंग, तलाक गिवन वंस पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, तलाक ओनली थ्रू कोर्ट और फिर तलाक बाय और तलाक वाया आर्बिट्रेशन ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए,
ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, ठीक है, एक बैठक में 3 तलाक, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होगा कि ये जो ट्रिपल तलाक है, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, ठीक है, असंवैधानिक हो गया है। कौन से केस से? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून के तहत वैध तलाक का रूप नहीं है? तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत या फिर तलाक ए फस्क, ठीक है। देखिए ये जो शुरू के 2 ऑप्शन हैं, तलाक ए एहसन और तलाक ए हसन, ये 2 प्रकार हैं तलाक उल सुन्नत के, ठीक है, ये 2 फॉर्म हैं, ठीक है। तलाक ए बिद्दत को ही हम ट्रिपल तलाक के रूप में जानते हैं, ठीक है, और जो तलाक ए फस्क है ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, तलाक ए बिद्दत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर मुस्लिम लॉ हु कैन बी अ गार्जियन फॉर अ माइनर गर्ल्स मैरिज? मुस्लिम कानून के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के विवाह के लिए अभिभावक कौन हो सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पे हो सकता है गार्जियन और अभिभावक शब्द यूज़ ना हो, वहाँ शब्द यूज़ हो वली, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि वली क्या होता है। इसलिए जितने भी उर्दू टर्म्स आएंगे ना मुस्लिम लॉ में, उनको भी हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था एग्ज़ाम में कि जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें सारे के सारे उर्दू टर्म दे रखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो जिनको अच्छे से पता होगा वो आंसर कर लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डाइवोर्स इज़ इनिशिएटेड बाय द वाइफ अंडर मुस्लिम लॉ? मुस्लिम कानून के तहत वह कौन सी तलाक प्रक्रिया है जो पत्नी द्वारा प्रारंभ की जाती है? तलाक, खुला, मुबारत या फिर इद्दत। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, खुला, ठीक है। जो तलाक होता है वो प्रोसीडिंग कौन प्रारंभ करता है? हस्बैंड, ठीक है। खुला कौन करता है? वाइफ, ठीक है। मुबारत में क्या होता है? कंसेंट होती है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। और इद्दत एक टर्म ऑफ पीरियड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था? ऑप्शंस देख लेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर पेरिस एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, रियो अर्थ समिट 1992, ठीक है। एजेंडा 21 जो है ये एक सतत विकास के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक, ठीक है, एनवायरमेंटल और सोशल सब्जेक्ट्स को संबोधित करने के लिए एक गैर बाध्यकारी, नॉन बाइंडिंग समझौता है, ठीक है। इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किसको? एजेंडा 21 को। रियो अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच केस इज़ नोन एज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल केस इन इंडिया? भारत में पहला प्रमुख पर्यावरणीय मामला किसे माना जाता है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972, 1974, 1981 या फिर 1987। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी ग्रांट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर सुप्रीम कोर्ट।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य लागू करता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG या फिर आर्टिकल 32? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51AG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन UDHR? UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 25, 30, 35 या 40? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 30। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं टोटल? 30। UDHR क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, किसके द्वारा अडॉप्ट किया था? अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली। कब किया था? 10 दिसंबर 1948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स? किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को अक्सर मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? UN चार्टर, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, UDHR या फिर जिनेवा कन्वेंशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, UDHR। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स आर कंसीडर्ड टू बी, मानव अधिकार माने जाते हैं, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल, टेम्पररी इन नेचर या फिर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ठीक है, जन्मजात और सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच फंडामेंटल राइट इज कंसीडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार दिल और आत्मा माना जाता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट टू रिलीजन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, कहाँ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन केस first recognized environmental protection as a part of the right to life under Article 21? किस भारतीय मामले में पहली बार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया? ऑप्शंस देखेंगे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये ऐसा पहला केस था भारत में जिसमें पहली बार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ? निम्न में से कौन बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत आविष्कारों की सुरक्षा करता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर डिज़ाइन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, पेटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1999, 2002, 1995 या फिर 2005? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957? निम्नलिखित में से कौन सी कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत सुरक्षित नहीं है? ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन्वेंशंस या फिर सिनेमेटोग्राफ फिल्म? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, इन्वेंशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द बंडल ऑफ राइट्स ग्रांटेड बाय कॉपीराइट? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कॉपीराइट द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों में शामिल नहीं है? राइट टू रिप्रोडक्शन, राइट टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, राइट टू प्राइवेसी या फिर राइट टू एडॉप्शन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत निम्न में से कौन पेटेंट योग्य नहीं है? अ न्यू केमिकल प्रोसेस, अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, अ न्यू फार्माक्यूशियल
कंपाउंड या फिर एन इम्प्रूव्ड मशीन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट विच सेक्शन डील्स विद कंपल्सरी लाइसेंसिंग। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित अनुभाग कौन सा है? सेक्शन 3, सेक्शन 84, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 45। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन इंडिया इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत में पंजीकृत ट्रेडमार्क की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है? 5 years, 7 years, 10 years, 20 years। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडमार्क इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क की परिभाषा ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के किस अनुभाग में दी गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ZB, सेक्शन 3B, सेक्शन 5A या फिर सेक्शन 10C। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ZB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। IT अधिनियम 2000 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कानूनी मान्यता से संबंधित है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डिफाइन साइबर टेररिज्म। IT अधिनियम 2000 के तहत कौन सा अनुभाग साइबर आतंकवाद की परिभाषा देता है? सेक्शन 66F, सेक्शन 43, सेक्शन 72 या फिर सेक्शन 69A। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सेक्शन 66F। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ। सार्वजनिक विधि के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित की तुलना की जाती है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम्स, क्रिमिनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ अ यूनिटरी स्टेट इन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। तुलनात्मक सार्वजनिक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्र राज्य की मुख्य विशेषता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल अथॉरिटीज, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट विद ऑल पावर्स, अ फेडरल सिस्टम विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर पावर इज वेस्टेड इन द मोनार्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट विद ऑल दी पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the comparative analysis of public law, which country is known for its system of separation of powers? सार्वजनिक विधि के तुलनात्मक विश्लेषण में किस देश को शक्तियों के पृथक्करण की प्रणाली के लिए जाना जाता है? USA, इंडिया, UK, जर्मनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the principle of rule of law is most strongly emphasized in which of the following countries in comparative public law? कानून का शासन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश में तुलनात्मक सार्वजनिक विधि में सबसे अधिक जोर दिया गया है? फ्रांस, UK, इंडिया या फिर US। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is a characteristic of a federal system of government in comparative public law? तुलनात्मक सार्वजनिक विधि में संघीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? A single tier government system, equal distribution of power between central and state authorities, a monarchy based system या a presidential form of government। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a comparative study of constitutional system, which of the following system is based on the principle of parliamentary sovereignty? संवैधानिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली संसदीय प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है? यूनाइटेड स्टेट सिस्टम, इंडियन सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in comparative constitutional law, which of the following is a key feature of the US Constitution? तुलनात्मक संवैधानिक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। करेक्ट आंसर हो जाए रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर और लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which system of governance operates on the principle of separation of powers among the legislative, executive and judiciary? कौन सी शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होते हैं?
यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख कौन होते हैं? द सेम पर्सन, डिफरेंट पर्सन, अपॉइंटेड बाय द जुडिशरी या फिर सिलेक्टेड बाय द मिलिट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, डिफरेंट पर्सन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द मोनार्क, इलेक्टेड बाय द पीपल एंड होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर या फिर अपॉइंटेड बाय द जुडिशरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय द पीपल एंड होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर। जनता द्वारा चुने जाते हैं और कार्यकारी शक्ति रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत 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 यूज़फुल लगा होगा। हर एक क्वेश्चन से हमने कोशिश की है 2-3 क्वेश्चंस को और ऐड करने की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद इंडियन जुडिशरी।